हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है जिसमें कुछ टॉपिक्स को कवर किया गया है। बाकी के टॉपिक्स को सेकंड पार्ट में कवर किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सो द फर्स्ट टॉपिक इज द सेल। व्हाट इज सेल? अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो क्या होगी डेफिनेशन? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे प्रेजेंट हैं वो किससे बने होते हैं? वो सेल से बने होते हैं। उनका जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो होता है सेल। अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए तो कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं? इसमें होते हैं ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी। बट एक्सेप्ट वायरसेस, जो वायरस होता है वो तो ना तो कम्प्लीटली लिविंग होता है और ना ही कम्प्लीटली नॉन लिविंग होता है। वो अपना बिहेवियर चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ होस्ट। अगर होस्ट मिलेगा वायरस को तो वो एज अ लिविंग एक्ट करेगा, और अगर कोई भी होस्ट नहीं मिलता है इट विल एक्ट एज अ नॉन लिविंग। नाउ डिस्कवरी ऑफ सेल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट्स हैं उनका नाम एक बार देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट नेम है रॉबर्ट हुक का। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? 1665 में इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था और ये फर्स्ट साइंटिस्ट हैं सेल को डिस्कवर करने वाले। सेकेंड इज द एंटन वेन ल्यूवेनहॉक। एंटन वेन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में इन्होंने क्या किया? कुछ लिविंग सेल्स को पॉन्ड से कलेक्ट किया एंड देन ही studied those living cells. Then the next is the discovery of nucleus. सेल के न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सेल के न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। देन नेक्स्ट इज द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है वो देने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है पुरकिंजी। पुरकिंजी ने 1839 में ये बताया कि सेल के अंदर प्रेजेंट जो फ्लूइड सब्सटेंस होता है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। नाउ द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी देने वाले दो साइंटिस्ट हैं। इन्होंने अलग अलग टाइम पर सेम थ्योरी दी और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इन्होंने ये बताया कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स अर्थ पे प्रेजेंट हैं वो किससे बने होते हैं? वो सारे ही सेल से बने होते हैं। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं अर्थ पे वो सारे ही सेल से बने होते हैं और इन सब का बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। द नेक्स्ट साइंटिस्ट इज द विर्चाओ। विर्चाओ ने 1855 में ये बताया कि जो भी नई सेल ओरिजिनेट होती है, ऑल द न्यू सेल्स अराइजिंग विल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो भी नई ओरिजिनेट होने वाली सेल्स है वो हमेशा एक प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी कि पहले से प्रेजेंट सेल से ही ओरिजिनेट होंगी। नेक्स्ट इज द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो डिस्कवरी है वो हुई थी 1940 में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द स्टोरी ऑफ सेल डिस्कवरी। सेल को डिस्कवर किसने किया था, कब किया था और कैसे किया था? तो सेल को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? ये थे रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। इन्होंने क्या किया कि प्लांट जो ट्री होता है, ट्री के बार्क से कॉर्क सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया और उसका स्लाइड बनाया। और जब स्लाइड को उन्होंने अपने खुद के बनाए हुए सिंपल से माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उन्हें क्या देखा कि छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। और इन स्ट्रक्चर्स को, ये छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स थे वो सब एक जैसे थे और इस स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या नाम दिया? कंपार्टमेंट्स। और इन्हीं कंपार्टमेंट्स को आगे चलकर सेल नाम दिया गया। सेल क्या है? सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है स्मॉल रूम। और रॉबर्ट हुक ने ये कहा कि ये जो छोटे छोटे दिखने वाले बॉक्सेस हैं, कंपार्टमेंट्स हैं, ये बिल्कुल हनी कोम का जो स्ट्रक्चर होता है यानी मधुमक्खी का जो छत्ता होता है बिल्कुल उसके जैसे दिखते हैं। अभी हमने ये देखा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे प्रेजेंट हैं वो सब किससे बने होंगे? सेल से बने होंगे। लेकिन जो भी ऑर्गेनिज्म है सारे ही ऑर्गेनिज्म एक जैसे सेल्स नहीं होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन दीज ऑर्गेनिजम्स ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। और ये जो दो कैटेगरी है वो है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स की।
जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होता है, और जो यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होगा। अब ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, इनमें क्या क्या मेन डिफरेंसेस होता है, आइए एक बार देख लेते हैं। जो फर्स्ट डिफरेंस है वो है सेल का साइज। प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल साइज होगा वो होगा 1 to 10 माइक्रोमीटर्स, और यूकैरियोटिक सेल्स में जो सेल का साइज होता है वो होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर्स का। सेकेंड पॉइंट इज द प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियस। जो प्रोकैरियोटिक सेल होगा उसमें न्यूक्लियस क्या होगा, एब्सेंट होगा, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होंगे उसमें न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस तो नहीं होता है बट न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट। न्यूक्लियोइड क्या होता है कि न्यूक्लियोइड वो रीजन है सेल का जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल, सेल का जेनेटिक मटेरियल जहाँ प्रेजेंट होता है उसी को न्यूक्लियोइड कहते हैं। नेक्स्ट इज द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की बात की जाए तो प्रोकैरियोट्स में ओनली सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, बट इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स मोर देन 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, यानी एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स में। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन बींग्स में कितने होते हैं, 46, यानी कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ऐसे जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस का सेंट्रल पॉइंट जो होता है, सेंट्रल रीजन ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोलस। अभी के लिए इसकी इतनी ही डेफिनेशन आपको जाननी है कि न्यूक्लियोलस क्या होता है, वो न्यूक्लियस का जो सेंट्रल रीजन होता है उसी को न्यूक्लियोलस कहते हैं। इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स द न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। क्यों न्यूक्लियोलस एब्सेंट है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस ही एब्सेंट होता है। जब न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो उसका न्यूक्लियोलस होने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। सेकेंड, जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, क्योंकि यूकैरियोट्स में तो ऑलरेडी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट इज द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। इसका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, वाइल इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स ऑल द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर फाउंड। एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल को देखा जाए तो प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गीज के नाम से भी जानते हैं। एंड यूकैरियोट्स में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं, इसमें सारे ही प्लांट्स और एनिमल्स इंक्लूड होंगे, फ्रॉम द यूनिसेलुलर टू द मल्टीसेलुलर। अगर हम फिगर की हेल्प से प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल्स को समझें तो इसमें हमें क्या दिखता है कि यूकैरियोटिक सेल, ये यूकैरियोट है और ये प्रोकैरियोट है। यूकैरियोटिक सेल में हमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस दिख रहा है और यहाँ पे न्यूक्लियस इज एब्सेंट। न्यूक्लियस के सेंटर में हमें न्यूक्लियोलस भी दिख रहा है, बट इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स न्यूक्लियस इज एब्सेंट एज वेल एज न्यूक्लियोलस इज ऑल्सो एब्सेंट। एंड देन इन केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, here the nucleoid is present. यूकैरियोटिक सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेल डिफाइंड दिख रहा है, गोल्गी बॉडीज दिख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो प्रेजेंट, while in case of the prokaryotes all the membrane bound cell organelles are absent. राइबोसोम्स दोनों में दिख रहे हैं। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये एक बैक्टीरिया का सेल यूज़ किया गया है यहाँ पर, इसीलिए इसमें हमें फ्लैजेला भी दिख रहा है। फ्लैजेला का फंक्शन क्या होता है कि ये बैक्टीरिया को मोशन में हेल्प करता है। फ्लैजेला के हेल्प से ही बैक्टीरिया मूव कर पाता है। नेक्स्ट जो फिगर है ये है सेल्स का, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। जो फर्स्ट सेल है, ये जो सेल है ये है अनियन का सेल। जब हम अनियन पील का स्लाइड बनाते हैं तो हमें माइक्रोस्कोप में इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है। ये कैसा दिख रहा है, ये एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है और इसके सेंटर में एक डार्क कलर का कुछ डेंस पार्टिकल दिख रहा है। ये जो डेंस पार्टिकल है दिस इज़ द न्यूक्लियस, एंड ये जो बॉक्सेस टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दिस इज़ द सेल। जब भी हम अनियन पील का स्लाइड बनाएंगे तो हमें ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखेगा। एंड दीज आर द सेल्स ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और ये सारे ही जो सेल्स हैं इनका अलग अलग फंक्शन होता है। फर्स्ट इज़ द नर्व सेल जो ब्रेन में प्रेजेंट होता है। सेकेंड इज़ द फैट सेल, देन हियर द ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट, और ये ब्लड सेल्स जैसे कि WBC, RBC एक्सेट्रा। एंड दीज आर द बोन सेल्स जो बोन में प्रेजेंट होंगी। इट इज़ द स्मूथ मसल सेल्स, मसल्स में प्रेजेंट होगा। देन हियर इज़ द ओवम एंड स्पर्म। Ovum and sperm participate in the process of reproduction.
Now next is here the figures are of the some organisms. First is the paramecium. पहला क्या है, paramecium का फिगर है. सेकेंड इज द अमीबा एंड द थर्ड इज द यूग्लिना. ये तीनों ही ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर हैं, यानी कि इनमें सिर्फ सिंगल सेल प्रेजेंट है. एंड ऑल द थ्री ऑर्गेनिजम्स आर द यूकैरियोट्स, यानी कि इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे. अभी के लिए इन तीनों ही ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें सिर्फ इतना ही जानना है, बाकी की डिटेल्स हम बाद में पढ़ेंगे. ना अभी हमने ये जाना कि सेल क्या होता है. सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को किन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. अब आते हैं सेल के स्ट्रक्चर पे. सेल का स्ट्रक्चर जब भी हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. सेल मेम्ब्रेन सेल में कहाँ प्रेजेंट होता है? ये आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल, यानी कि जो आउटर कवरिंग सेल की होती है उसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? ये सेल के अंदर के जितने भी कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है या फिर सेपरेट करता है, उनको बचाकर रखता है. नेचर की बात की जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है? ये फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है, यानी कि ये लचीला होता है. और इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से क्या होता है कि अमीबा में एंडोसाइटोसिस पॉसिबल होता है. एंडोसाइटोसिस क्या होता है? एंडोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू अमीबा फूड एनगल्फमेंट कर पाता है. जैसे कि अमीबा क्या है? अमीबा में सूडोपोडिया होता है और ये सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो पाता है ड्यू टू द फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल नहीं होता तो अमीबा में सूडोपोडिया नहीं बन पाता. जैसे ही कोई फूड पार्टिकल अमीबा के पास आता है तो ये क्या करता है? अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड करके सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है. ये क्या है? ये है सूडोपोडिया. और ये सूडोपोडिया को फॉर्मेशन करने के बाद इस फूड पार्टिकल को एनक्लोज कर लेता है, यानी घेर लेता है. और फिर स्लोली स्लोली ये फूड पार्टिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंटर कर जाते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना किससे होता है? तो ये बना होता है लिपिड्स एंड प्रोटीन से. प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन से बना होता है. एक और प्रॉपर्टी होती है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है. मींस सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है? कि ये कुछ सब्सटेंसेस को ही सेल के अंदर या फिर सेल से बाहर जाने के लिए परमिशन देता है, यानी अलाउ करता है. अब हमने बात किया कि सेल के अंदर आना या फिर सेल के अंदर जाने के लिए परमिशन कौन देता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो इससे रिलेटेड हम कुछ और टर्म्स को भी देख लेते हैं, जिसमें कि फर्स्ट टर्म है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू कोई भी सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है. बट कंडीशन ये है कि ये जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस हो रहा है ये हमेशा कैसे होगा? फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस टूवर्ड्स द रीजन वेयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इज लो, यानी कि जहाँ उस सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है उस रीजन से उठकर वो सब्सटेंस मूव करेगा दूसरे रीजन में जहाँ पर उस सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन कम है. और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस मूवमेंट में जो मूवमेंट होता है इसमें ये क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है. इट मीन्स ये अपने आप होता है, इसमें किसी भी एनर्जी का, एक्सटर्नल एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. और ये जो डिफ्यूजन है ये किसी भी सब्सटेंस में हो सकता है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही स्टेट में पॉसिबल होता है. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमें देखने को मिलता है हमारी बॉडी में जब गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि इन्हेलेशन के टाइम पर जब हमारी बॉडी की सेल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि सेल्स के अंदर ऑक्सीजन कम है और आउटसाइड द सेल ऑक्सीजन ज़्यादा होता है. तो क्या होता है कि ऑक्सीजन मूव करता है फ्रॉम आउटसाइड टूवर्ड्स इनसाइड द सेल. और वैसे ही एक्सलेशन, जब रेस्पिरेशन के बाद हमारे बॉडी सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मूव करता है फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल टूवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ द सेल. इसी तरह का एक और टर्म होता है जो होता है ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन के जैसा, समवॉट डिफ्यूजन जैसा है, बट डिफरेंस थोड़ा सा है. ऑस्मोसिस भी मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस है, लेकिन यहाँ जो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस होता है वो सिर्फ सॉल्वेंट का होता है, जैसे कि वाटर का. इसमें वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो मूव करके एक जगह से दूसरी जगह, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाता है. बट यहाँ पर सिर्फ सॉल्वेंट्स का मूवमेंट होगा. दूसरा, इसमें एक हमेशा मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है.
और जब भी मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स या किसी दूसरे सॉल्वेंट का होता है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इसी को कहते हैं ऑस्मोसिस। अगर हम फिगर के थ्रू समझते हैं तो डिफ्यूजन के लिए सपोज ये एक रूम है और रूम के एक कॉर्नर में हमने अगरबत्ती जला दी। तो अगरबत्ती के जलाने के टाइम पर शुरुआत में क्या होता है कि जिस कॉर्नर में अगरबत्ती को जलाया जाता है उस टाइम पर जो स्मोक होता है अगरबत्ती का वो उस कॉर्नर में ज़्यादा होता है, बट विद द स्पेंट ऑफ टाइम ये जो स्मोक के पार्टिकल्स हैं वो मूव करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे पूरे रूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, फैल जाते हैं। और विद द स्पेंट ऑफ टाइम ये पूरे ही रूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और जो स्मोक के साथ साथ जो फ्रेग्रेंस होती है इंस्टेंट स्टिक की वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। सेकेंड इज़ द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के लिए इस फिगर में जैसे दिख रहा है कि जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे दो रीजन है। ऊपर वाला जो रीजन है यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है। सेकेंड रीजन डाउनवर्ड जो नीचे है यहाँ पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा वो कहाँ से होगा? फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ द लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड दिस इज कॉल्ड एज द ऑस्मोसिस। अभी हमने देखा कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस होता है और कभी कभी ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू भी होता है। तो इससे रिलेटेड अब कुछ और टर्म्स हैं जैसे कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशंस क्या है इसको भी देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट इज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जब हम किसी मीडियम में या सॉल्वेंट में एक सेल को रखते हैं, कुछ देर के लिए सेल को रख दिया और जब सेल के अंदर का वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और बाहर जिस मीडियम में हमने सेल को रखा है उस मीडियम में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो क्या होगा कि हमने अभी पढ़ा कि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट या फिर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो मूव करता है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं मीडियम के, तो ये क्या होगा? सेल को हमने इस रखा मीडियम में, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे और एंट्री करेंगे सेल के अंदर। तो ये जो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो रहा है ये बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस हो रहा है। ऑस्मोसिस क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो सेल है सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और अभी हमने ये पढ़ा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमिएबल इन नेचर होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रहा है और वाटर का मूवमेंट कहाँ से हो रहा है? फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और जब इस तरह का मीडियम प्रेजेंट होता है तो हम उसे कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेकंड इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब हम सेल को ऐसे मीडियम में रखते हैं जिसमें कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है कंपैरेटिव टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द सेल, यानी कि सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्यूशन में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है और सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑलरेडी प्रेजेंट है जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रही है। तो इसमें क्या होगा? वाटर का मूवमेंट होगा यानी ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा, लेकिन किस डायरेक्शन में होगा? ये वाटर मूव करेगा फ्रॉम इनसाइड द सेल टूवर्ड्स द मीडियम, यानी कि अंदर सेल के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे और मीडियम में एंटर करेंगे। तो इस टाइम पर क्या होगा कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल के अंदर से वाटर रिलीज हो रहा है तो अल्टीमेटली सेल विल गेट श्रिंक और इट विल गेट रिड्यूस इन साइज, यानी कि सेल का साइज सिकुड़कर छोटा हो जाएगा। वहीं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि सेल के अंदर वाटर एंट्री करता है, इसलिए वाटर के सेल के अंदर जाने की वजह से सेल स्वेलअप हो जाएगा और सेल का साइज बढ़ जाएगा। अगर थर्ड सॉल्यूशन की बात करें जो होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है मीडियम का, यानी सॉल्वेंट जो हमने लिया हुआ है जिसमें हमने सेल को रखा है उसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है सेल के कॉन्सेंट्रेशन से, यानी सेल के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन और सेल के बाहर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट है वो दोनों ही एक बराबर होंगे। और जब दोनों रीजन में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा तो मूवमेंट ऑफ वाटर होगा ही नहीं, यानी कि ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं होगा। और इसमें जब ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है, किसी भी डायरेक्शन में वाटर मूव नहीं कर रहा है, तो सेल का साइज ना तो इंक्रीज होगा और ना ही डिक्रीज होगा, यानी सेल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी हमने ये देखा कि सेल का जो आउटर कवरिंग जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट इन केस ऑफ द प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर करने के लिए भी एक एडिशनल स्ट्रक्चर होता है, और ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं सेल वॉल। ये एनिमल्स में एब्सेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है किसमें, प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई में। और इसका जो कॉम्पोजिशन होता है, ये सेल वॉल किससे बना होता है, सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज से। और ये इसका फंक्शन है कि इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। तो अगर हम ऐसे सेल को जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, ऐसे सेल को अगर हम किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो जब ऐसे सॉल्यूशन में हम किसी सेल को रखते हैं, सेल वॉल कंटेनिंग, जब हम ऐसे सॉल्यूशन में किसी सेल को रखते हैं, वो सेल जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा। ऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से जो सॉल्वेंट है यानी जो मीडियम है उसका वाटर एंटर करेगा सेल के अंदर, और सेल के अंदर एंटर करने की वजह से सेल विल गेट स्वेल अप एंड विल इंक्रीज इन साइज। बट कंडीशन ये भी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा वाटर एंटर कर जाए, और उस एंट्री की वजह से क्या होगा, सेल हो सकता है कि बर्स्ट कर जाए। और लेकिन अगर सेल वॉल प्रेजेंट है, तो सेल वॉल प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा, सेल वॉल की ये प्रॉपर्टी होता है कि वो उसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और उसको बर्स्ट करने से बचा लेगा, यानी कि सेल जो है बर्स्ट नहीं करेगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल। अगर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती तो क्या होता है, सेल गेट बर्स्ट। नाउ दिस इज द प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, जैसे कि अभी हमने देखा कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने से सेल स्वेलअप हो जा रहा है, और ये रिस्क आ जा रहा है कि हो सकता है कि सेल बर्स्ट कर जाए। बट इफ़ द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द सेल, तो सेल बर्स्ट नहीं करेगी। बट अगर हम ऐसे सॉल्यूशन में सेल को रखते हैं जिसमें कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, अगर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन मीडियम में कम है और सेल के अंदर ज़्यादा है, तो भी ऑस्मोसिस होना ही है। और ऑस्मोसिस की वजह से क्या होगा, सेल के अंदर से वाटर निकलकर और सॉल्वेंट में या फिर मीडियम में एंटर करेगा, और इस मूवमेंट ऑफ वाटर की वजह से क्या होगा, सेल विल गेट श्रिंक। जब सेल श्रिंक होगा तो क्या होता है कि जब भी सेल श्रिंक करता है तो उसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है, यानी कि सेल का कंटेंट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वही सिर्फ मूव करता है। सेल वॉल होता है उसका श्रिंकेज नहीं होता है। सेल का ये प्रॉपर्टी है कि वो श्रिंक नहीं करता है, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो प्रोटोप्लाज्म है सेल का, वो सेल वॉल श्रिंक करने की वजह से सेल वॉल से दूर चली जाएगी, और इसी को कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इतने ही टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। बाकी के जो टॉपिक्स हैं फर्स्ट चैप्टर के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।